नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी ने महाराष्ट्र में नवरात्रि के गरबा प्रोग्राम्स को लेकर विवादित सलाह दी है। संगठन ने कहा कि इन आयोजनों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश दिया जाए और प्रवेश द्वार पर आधार कार्ड की जांच की जाए ताकि गैर हिंदू भाग न लें। वीएचपी का कहना है कि गरबा केवल नृत्य नहीं बल्कि देवी की पूजा का हिस्सा है और इसमें केवल वही शामिल हों जिनकी देवी में आस्था है। राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीराज नायर ने बताया कि वीएचपी और बजरंग दल के सदस्य कार्यक्रमों पर निगरानी रखेंगे। इस सलाह पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि प्रवेश की शर्तें आयोजन समिति तय कर सकती है, जबकि कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने वीएचपी पर समाज में आग फैलाने का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीआर गवई ने शनिवार को कहा कि प्रशासनिक पृष्ठभूमि वाले जज अक्सर सरकार के खिलाफ आदेश देने से कतराते हैं। उन्होंने यह टिप्पणी केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण 2025 के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन में की। सीजेआई गवई ने बताया कि प्रशासनिक अनुभव और न्यायिक समझ दोनों जरूरी हैं, लेकिन कुछ जज अपनी प्रशासनिक पृष्ठभूमि के कारण सरकार के खिलाफ सख्त निर्णय देने में हिचकिचाते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल सोशल मीडिया पर जो कहा जाता है वह अलग तरीके से सामने आ जाता है। हाल ही में सीजेआई गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत से जुड़ी याचिका खारिज कर दी थी और इसे पब्लिसिटी के लिए दायर याचिका बताया था। हालांकि सीजेआई ने बाद में कहा कि वे सभी धर्मों में विश्वास रखते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर वोट चोरी के आरोप दोहराए और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सीआईडी ने फोन नंबरों और अन्य तकनीकी जानकारी की मांग की थी, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त यह जानकारी नहीं दे रहे। राहुल ने कहा कि सीईसी के खिलाफ इससे बड़ा आरोप कोई नहीं हो सकता। पुलिस जानकारी मांग रही है और चुनाव आयुक्त उसे नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी ने महादेवपुरा और आलंद में अपने सबूत दिखाने का जिक्र करते हुए कहा कि अब वे ऐसा हाइड्रोजन बम पेश करेंगे जो स्थिति को पूरी तरह बदल देगा और साबित करेगा कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर सत्ता में आए हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके पास ब्लैक एंड व्हाइट सबूत हैं और यह कोई अनुमान नहीं बल्कि पक्की जानकारी है। बीते कुछ महीनों से राहुल गांधी लगातार वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं, जिन पर चुनाव आयोग ने पहले भी स्पष्टीकरण दिया था। कांग्रेस नेता प्रसेनजीत बोस ने कहा है कि अगर चुनाव आयोग बिहार में हुई गलतियों को दोहराता है तो राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में एसआईआर विरोध आंदोलन की अगुवाई करेंगे। बोस ने कहा कि बिहार में एसआईआर के दौरान राहुल गांधी ने जो भेदभाव और पक्षपात उजागर किया उससे कांग्रेस को राजनीतिक ताकत मिली और पूरे इंडिया ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को भी ऊर्जा मिली। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल के अलावा असम, केरल और तमिलनाडु में भी राहुल गांधी इसी तरह विरोध करेंगे अगर चुनाव आयोग बिहार की गलती नहीं सुधारता। प्रसेनजीत बोस ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनावी मुद्दों में भ्रष्टाचार, महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार और बंगाली भाषी प्रवासियों का उत्पीड़न शामिल होंगे, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया शुरू होते ही यह केंद्र में होगा। बोस ने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन इस बात पर निर्भर करेगा कि ममता बनर्जी और उनके परिवार की एकला चलो रे नीति क्या रहती है। कांग्रेस किसी सीट बंटवारे के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर वोट चोरी का आरोप लगाया और कहा कि उनके पास ऐसा सबूत है जो हाइड्रोजन बम की तरह सब कुछ साफ कर देगा। वायनाड में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 100% ठोस जानकारी है कि मोदी वोट चुराकर सत्ता में आए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम इसे इस तरह से दिखाने जा रहे हैं कि भारत में किसी को भी इस बात पर शक नहीं रहेगा कि नरेंद्र मोदी जी ने वोट चोरी की है और चुनाव जीत गए हैं। हम एक ऐसा हाइड्रोजन बम दिखाने जा रहे हैं जो स्थिति की वास्तविकता को पूरी तरह से तहस नहस कर देगा। हम जो कह रहे हैं उसके हमारे पास साफ सबूत हैं। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि उनका हाइड्रोजन बम मोदी की वाराणसी सीट से जुड़ा है या नहीं। भारत की राजनीति इस समय बड़े उथल पुथल से गुजर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर केंद्रीकृत वोट चोरी ऑपरेशन का आरोप लगा रहे हैं। 18 सितंबर को उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक सीआईडी ने 18 बार तकनीकी जानकारी मांगी, लेकिन चुनाव आयोग ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल ने गोदाबाई, सूर्यकांत और नागराज के उदाहरण देते हुए कहा कि वोट डिलीशन फर्जी तरीके से हुआ है और यह कांग्रेस के मजबूत बूथों पर केंद्रित था। चुनाव आयोग ने आरोपों को भ्रामक और तथ्यहीन बताया, लेकिन तकनीकी सवालों पर चुप्पी साध ली।
दूसरी ओर मोदी सरकार पर विदेश नीति और आर्थिक मोर्चे पर दबाव पड़ रहा है। वहीं आरएसएस और बीजेपी के बीच दूरी भी साफ दिखने लगी है। बिहार में एसआईआर और आधार से जुड़े विवाद भी गहराते जा रहे हैं। वहीं विपक्ष एकजुट हो रहा है और राहुल गांधी ने चेतावनी दी है कि उनका हाइड्रोजन बम अभी बाकी है। यह लड़ाई अब सिर्फ चुनाव की नहीं बल्कि लोकतंत्र के भविष्य की भी बन गई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता फिर शुरू होने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की अगुवाई में एक टीम अगले हफ्ते वाशिंगटन जाएगी। इससे पहले इसी हफ्ते अमेरिका की टीम, जिसका नेतृत्व ब्रेंडन लिंच कर रहे थे, दिल्ली आई थी और भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की थी। ये वार्ता सिर्फ अफसरों तक ही सीमित नहीं रहेगी बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी होगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अगले हफ्ते न्यूयॉर्क में यूएन महासभा यानी यूएनजीए के दौरान मिलेंगे। जयशंकर की अमेरिकी यात्रा की आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा पर नया नियम लागू किया है, जिसके तहत अब कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी करीब 90 लाख रुपए फीस देनी होगी। यह नियम 21 सितंबर 2025 से लागू होगा और इससे सबसे अधिक असर भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा, क्योंकि H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। पहले यह फीस करीब $10,000 थी, जिसे अब 10 गुना से भी अधिक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से इन्फोसिस, TCS और विप्रो जैसी भारतीय आईटी कंपनियां अमेरिका में अपने कर्मचारियों को भेजने से बच सकती हैं, जिससे जूनियर इंजीनियरों के लिए मौके कम हो जाएंगे। नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत ने कहा कि यह कदम अमेरिका के इनोवेशन को नुकसान पहुंचाएगा और भारत को फायदा होगा। हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि इतनी बड़ी फीस से अमेरिका में नई तकनीक के विकास पर भी असर पड़ेगा और इस नियम को कोर्ट में चुनौती मिल सकती है। अमेरिका में इमिग्रेशन और वीजा से जुड़ी परेशानियों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने H1B वीजा के लिए नई भारी फीस का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस की ओर से शुक्रवार को यह घोषणा की गई। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि इस फैसले से कंपनियां केवल उन्हीं लोगों को लाएंगी जो बेहद कुशल हों और जिन्हें अमेरिकी कर्मचारियों से रिप्लेस ना किया जा सके। ट्रंप ने ओवल ऑफिस में हस्ताक्षर करते हुए कहा कि कंपनियों को अच्छे वर्कर्स चाहिए और अमेरिका को बेहतरीन वर्कर्स मिलेंगे। बता दें कि भारत H1B वीजा का सबसे बड़ा लाभार्थी है। 2024 में 71% मंजूरियां भारतीयों को मिली, जबकि चीन 11.7% के साथ बहुत पीछे रहा। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अमेरिका द्वारा H1B वीजा पर सालाना $1 लाख शुल्क लगाने के फैसले पर प्रधानमंत्री मोदी की कड़ी आलोचना की है। राहुल ने कहा कि यह कदम भारतीय आईटी पेशेवरों पर भारी असर डालेगा और पीएम मोदी की कमजोर छवि सामने लाता है। राहुल गांधी ने X पर H1B वीजा पर एक समाचार रिपोर्ट साझा करते हुए लिखा कि मैं दोहराता हूँ, भारत का प्रधानमंत्री कमजोर है। आई रिपीट, इंडिया हैज अ वीक पीएम। इसके साथ ही उन्होंने अपने साल 2017 के एक पुराने पोस्ट को भी रिपोस्ट किया, जिसमें उन्होंने H1B पर एक और रिपोर्ट साझा की थी, जिसमें कहा गया है कि मोदी ट्रंप वार्ता में H1B का मुद्दा नहीं उठा। इसके कैप्शन में भी राहुल ने यही लिखा था कि इंडिया हैज अ वीक पीएम। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह आदेश जारी किया है कि H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी पर निशाना साधा। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह आदेश जारी किया है और H1B वीजा धारकों में 71% भारतीय हैं। कांग्रेस नेताओं ने भी मोदी पर निशाना साधा। गौरव गोगोई ने कहा कि मोदी की रणनीतिक चुप्पी भारत के लिए बोझ है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि मोदी को जन्मदिन की कॉल के बाद अमेरिका से रिटर्न गिफ्ट में यही नुकसान मिला। पवन खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी पहले ही 2017 में इस खतरे की चेतावनी दे चुके थे और आज फिर सही साबित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को गुजरात के भावनगर में जनसभा को संबोधित करते हुए आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन दूसरे देशों पर निर्भरता है और हमें मिलकर इसे खत्म करना होगा। मोदी का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले के बीच आया है जिसमें कंपनियों को हर H1B वीजा के लिए सालाना $1 लाख देने का नियम बनाया गया है। मोदी ने कहा कि चिप्स से लेकर जहाजों तक सब कुछ भारत में बनना चाहिए और आत्मनिर्भरता ही भारत की सभी समस्याओं का समाधान है। उन्होंने एक राष्ट्र एक दस्तावेज और एक राष्ट्र एक बंदरगाह प्रक्रिया जैसे सुधारों की घोषणा की। पीएम ने भारतीय बंदरगाहों को राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी बताते हुए कहा कि भारत को समुद्री महाशक्ति बनाना सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने INS विक्रांत और 40 से अधिक भारतीय जहाजों का उदाहरण देते हुए आत्मनिर्भरता की सफलता बताई और कहा कि भारत हर साल विदेशी कंपनियों को माल ढुलाई के लिए 6 लाख करोड़ रुपए देता है।
जो रक्षा बजट के बराबर है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2025 को बड़ा आदेश देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार से कहा कि जाति को बढ़ावा देने वाली हर चीज पर रोक लगे। कोर्ट ने साफ कहा कि पुलिस की एफआईआर, सरकारी रिकॉर्ड, नोटिस बोर्ड और गाड़ियों से जाति का नाम पूरी तरह हटाया जाए। साथ ही गाड़ियों या घरों पर जाति लिखने और सोशल मीडिया पर जाति दिखाने वाली पोस्ट पर भी सख्त रोक लगे। कोर्ट ने बच्चों को स्कूल में समानता और जातिवाद के नुकसान के बारे में पढ़ाने की बात कही और सरकार को ऐसे कानून व सामाजिक कार्यक्रम लागू करने का निर्देश दिया जिससे जातिवाद खत्म हो। जज विनोद दिवाकर ने कहा कि जाति व्यवस्था देश विरोधी है और भारत के विकसित बनने की राह में बाधा है। कोर्ट ने यूपी पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि पहचान के लिए जाति नहीं बल्कि आधार और फिंगरप्रिंट काफी हैं। यह आदेश एक आपराधिक मामले में आया जिसमें प्रवीण छेत्री नाम के व्यक्ति ने अपनी एफआईआर और केस रद्द करने की मांग की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने देखा कि एफआईआर में उनकी जाति का जिक्र था। जज ने इसे गलत बताया और कहा कि यह संविधान के खिलाफ है। इससे समाज में भेदभाव और गलत सोच बढ़ती है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.